प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे अधिकारों का कानूनी सिद्धांत। अर्थात हमने इस लेक्चर से पहले प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की बात की थी। अधिकारों से संबंधित जो अवधारणा है उसके संदर्भ में यह हमारा तीसरा लेक्चर या वीडियो है। ठीक है, तो आज हम किसकी चर्चा करेंगे? कानूनी अधिकारों का सिद्धांत। अर्थात जब आप अधिकारों से संबंधित सिद्धांतों की बात करते हैं, प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में ये पूछा जाता है, तो मैं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों के लिए 5 सिद्धांत मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा। अर्थात सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में अधिकार की अवधारणा किसी न किसी रूप में पूछी जाती है, तो मैंने अधिकार का क्या अर्थ है, इसके क्या तथ्य और विशेषताएं, इसका क्या स्वरूप है, वीडियो अपलोड कर दी है। इसके बाद में अधिकारों के सिद्धांत की चर्चा की है। अधिकारों के सिद्धांत में मैंने प्रथम सिद्धांत, जो कि सबसे पुराना सिद्धांत है, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, यह भी अपलोड कर दिया है। और आज हम अधिकारों के सिद्धांत से संबंधित दूसरा सिद्धांत ले रहे हैं। कौन सा? कानूनी अधिकारों का सिद्धांत। डियर स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम प्रतिदिन जो हम एक लेक्चर अपलोड करते हैं उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स, अभी स्कूल लेक्चरर की भर्ती होने वाली है, इसकी विज्ञप्ति जारी होने वाली है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं सबसे पहले राजनीति विज्ञान की जो मूल अवधारणाएं हैं उनको आपको समझाऊंगा। बाकी कुछ अवधारणाएं मैंने अपलोड भी कर दी हैं लगभग 8 महीने पहले, तो आप हमारे जो है प्ले लिस्ट में ये सब बातें देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें। देखो भाई, सिद्धांतों की बात करें हम, उससे पहले मैंने आपके लिए यहाँ एक डायग्राम बनाया है, इसको समझना जरूरी है। क्या अधिकार कहते ही किसे हैं? यस, व्हाट डू यू मीन्स बाय राइट्स? अधिकारों से आप क्या समझते हैं? सीधा सा तात्पर्य है, मैं ये डायग्राम लूँ उससे पहले क्या भाई, अधिकारों का सीधा सा अभिप्राय होता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए या व्यक्ति का आत्म विकास हो, इसके लिए राज्य के द्वारा जो सुविधाएं दी जाती हैं, जो परिस्थितियां व्यक्तियों को उपलब्ध करवाई जाती हैं, सामान्य से शब्दों में उन्हें ही अधिकार कहा जाता है। डेफिनेटली ये बात स्पष्ट हो रही है कि राज्य के द्वारा किसी न किसी रूप में उनको मान्यता दी जाती है। बाकी अधिकारों का व्यापक अभिप्राय से संबंधित मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दी है, आप देखिएगा। क्या अधिकारों का अर्थ, विशेषताएं, तत्व और स्वरूप के नाम से मैंने वीडियो अपलोड कर दिए, वहाँ ये सब बातें देख सकते हैं। इसके बाद में दूसरी बात मैंने यहाँ नोट किया व्यक्ति राज्य, यहाँ नोट किया आधार, व्यक्ति और राज्य के आपसी संबंधों का आधार। ठीक है, अब समझें। देखो भाई, अब इससे कर्तव्य और अधिकार दोनों उदाहरण स्पष्ट हो जाएंगे। अभिप्राय तो डेफिनेटली क्या कि वास्तव में जब हम व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं तो इस अध्ययन को हम 2 रूपों के आधार पर कर सकते हैं। क्या? एक तो ये कि व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति को वास्तविक रूप में राज्य से क्या क्या प्राप्त होना चाहिए। नोट कीजिएगा, व्यक्ति को राज्य से क्या क्या प्राप्त होना चाहिए। यस, उसके व्यक्तित्व का विकास हो, इसके लिए उसे क्या चाहिए, क्या क्या सुविधाएं चाहिए, क्या क्या परिस्थितियां उसके अनुकूल हो। भाई, वास्तव में व्यक्ति को राज्य से क्या क्या प्राप्त होना चाहिए, यही अधिकार कहलाता है। मैंने नोट कर दिया, यही क्या है? अधिकार कहलाता है। ठीक है, अर्थात व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन हम अधिकार की अवधारणा को समझने के लिए 2 रूपों में करेंगे। ठीक है, 2 रूपों में क्या? एक तरफ तो व्यक्ति को राज्य से क्या क्या प्राप्त होना चाहिए, मैंने यहाँ लिखा क्या, यहाँ पर 2 लिखा है, इसका मतलब क्या क्या, व्यक्ति को राज्य से क्या क्या प्राप्त होना चाहिए, ये इसका अधिकार है। दूसरी तरफ आइए इधर, वास्तविक रूप में व्यक्ति को राज्य के लिए क्या क्या करना चाहिए, व्यक्ति को राज्य के लिए क्या क्या करना चाहिए। मैंने नोट कर दिया यहाँ, राज्य के लिए क्या क्या करना चाहिए, मतलब व्यक्ति को राज्य के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये इसका कर्तव्य कहलाता है। यस, ये कर्तव्य की बात है, ये व्यक्ति के कर्तव्य हो गई। ठीक है,
मतलब व्यक्ति को राज्य के लिए क्या क्या करना चाहिए भाई, जैसे अपने जो है संविधान में आस्था रखनी चाहिए, है राष्ट्र के जो प्रतीक होते हैं उनका सम्मान करना चाहिए। मतलब सब देशों में किसी न किसी रूप में जो है कर्तव्यों की व्यवस्था की जाती है। तो वास्तविक रूप में अधिकार और कर्तव्य ये दोनों अवधारणाएं एक दूसरे की पूरक हैं, और यदि ईमानदारी से सभी व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, सब देशों की बात आ रही है, तो डेफिनेटली जब कर्तव्यों का पालन किया जा रहा है तो अधिकार तो स्वतः ही सुरक्षित हो जाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आधुनिक विश्व में केवल अधिकारों की बात की जाती है, कर्तव्य की बात नहीं की जाती, जबकि होना ये चाहिए कि सभी व्यक्तियों को अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। सभी व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो अधिकार स्वतः ही सुरक्षित हो जाएंगे। खैर, इसमें मैं लंबी बात नहीं लूँगा क्योंकि हमें तो ये सिद्धांत समझना है। अब ध्यान दें, इधर फिर मैंने लिखा है आधार। आधार का मतलब क्या है कि व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या क्या होता है? कानून, कानून, स्वतंत्रता, समानता और अधिकार, जिसमें से हम अधिकार की बात कर रहे हैं और अधिकारों का दूसरा सिद्धांत ले रहे हैं, कानून अधिकारों का सिद्धांत। तो क्या कहेंगे आप कि वास्तव में व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों का आधार अधिकार, स्वतंत्रता, क्या अधिकार, स्वतंत्रता, समानता और कानून होते हैं, जिसमें से हम एक अवधारणा की बात करें अधिकार की, और अधिकारों का दूसरा सिद्धांत ले रहे हैं। समझ रहे हैं ना भाई, व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों का जो आधार होता है ना, वो अधिकार है, कानून, स्वतंत्रता, समानता इसके आधार होते हैं, जिसमें से एक आधार हम ले रहे हैं, क्या? अधिकार। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा है आधार, फिर मैंने लिखा है कानून आदि। कानून आदि मीन्स स्वतंत्रता, समानता, अधिकार व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों के आधार होते हैं। नोट कीजिएगा, ये एग्जाम में किसी भी रूप पूछा जा सकता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या कानूनी अधिकारों के सिद्धांत की बात करते हैं। अब समझे भाई, देखो वास्तव में अधिकारों की उत्पत्ति कैसे हुई, अधिकारों का विकास कैसे हुआ, अधिकारों का क्या स्वरूप है और क्या महत्व है, इसके ऊपर समय समय पर विद्वानों के द्वारा अपने अपने विचार दिए गए। जैसे इसका जो श्री गणेश होता है, अधिकारों के संदर्भ में जो विचार दिए गए, इसका श्री गणेश 17वीं 18वीं शताब्दी में होता है। और 17वीं 18वीं शताब्दी में जो विचार दिया जा रहा था, जैसा कि जॉन लॉक सबसे महत्वपूर्ण थे, वो ये विचार दिए गए थे कि भाई जो है अधिकार वास्तविक रूप में बच्चे को जन्म के साथ मिल जाते हैं। मतलब कुछ प्राकृतिक अधिकार, जैसे जॉन लॉक ने 3 प्राकृतिक अधिकारों की बात की है, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो जॉन लॉक ने कहा है कि भी व्यक्ति को, बच्चे को जन्म के साथ ये अधिकार मिल जाते हैं। तो कहने का भावार्थ ये है कि समय समय पर विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं, और जो ये विचार दिए हैं समय समय पर अधिकार की उत्पत्ति, विकास, स्वरूप और महत्व के बारे में, यह विचार ही आगे चल करके फिर क्या बन जाते हैं? अधिकारों के सिद्धांत बन जाते हैं। और विशेषकर अधिकारों के जो सिद्धांत हैं वो 6 भागों में विभाजित हो जाते हैं। पहला प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, जो कि सबसे पुराना सिद्धांत है। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एग्जाम पूछा जा सकता है, इसके लिए मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। पहला सिद्धांत प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। दूसरा एक कानून अधिकारों का सिद्धांत, जिसकी चर्चा आज हम करेंगे कि ये क्या चीज़ है। इसके बाद में तीसरा इसका जो है सिद्धांत है वह क्या है? ऐतिहासिक सिद्धांत है। यस। अगला क्या है? चौथा आदर्शवादी सिद्धांत है। और पांचवा क्या है? समाज कल्याण का सिद्धांत है। ये पांचों सिद्धांत मैं आपको समझाऊंगा, जिसमें से दूसरे सिद्धांत की बात कर रहे हैं हम। क्लियर? मतलब अधिकार की उत्पत्ति, विकास, स्वरूप और महत्व के ऊपर वास्तविक रूप में ये पांचों सिद्धांत अलग अलग बात कहेंगे। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत क्या कहता है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब बात करें कानूनी अधिकारों का सिद्धांत क्या कहता है इसके बारे में। अब ध्यान दें, किस किस की उत्पत्ति कैसे, विकास कैसे, स्वरूप क्या और महत्व क्या, तो यही सारी बातें होंगी इसमें, बस और क्या है। आप देखो वास्तव में समझे आप भाई, ये जो सिद्धांत है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से विपरीत है। नोट कीजिएगा, क्या अधिकारों का जो कानूनी सिद्धांत है, अधिकारों का जो कानूनी सिद्धांत है वह प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से विपरीत है। क्यों है विपरीत भाई? प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत ये कहता है कि वास्तविक रूप में बच्चे के जन्म के साथ व्यक्ति को अधिकार मिल जाते हैं, जन्म के साथ। जैसे जॉन लॉक ने कहा है कि जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार है व्यक्ति को जन्म के साथ मिल जाता है, जन्म के साथ मिल जाता है। और प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत ये कहता है, क्या कहता है कि भाई वास्तव में जो ये अधिकार हैं वो राज्य और समाज की देन नहीं है, बल्कि राज्य और समाज
बनने से पहले ही व्यक्ति को, बच्चे को जन्म के साथ ये अधिकार मिल जाते हैं। जैसे जॉन लॉक कह रहे हैं जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो इसका मतलब यहाँ प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत तो ये कह रहा है कि राज्य और समाज का निर्माण होने से पहले ही व्यक्ति को कुछ प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हो जाते, जन्म के साथ ही, जन्म के साथ व्यक्ति को मिल जाते हैं। राज्य और समाज वास्तविक रूप में इनका निर्माण नहीं करता है, राज्य और समाज की ये कोई देन नहीं है, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत कहता है। लेकिन कानूनी सिद्धांत क्या कह रहा है? कानूनी सिद्धांत ये कह रहा है कि भाई बिना राज्य और समाज के, बिना राज्य और समाज के अधिकार हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। तो होगा ना विपरीत। मतलब कानूनी अधिकारों का सिद्धांत ये कह रहा है कि बिना राज्य के, बिना राज्य की मान्यता के अधिकार हो ही नहीं सकते। जबकि प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत क्या कह रहा है कि राज्य का निर्माण होने से पहले ही अधिकार मौजूद थे, व्यक्ति को जन्म के साथ अधिकार मिल जाते हैं, जिनको कि जॉन लॉक ने, हॉब्स ने भी विशेषकर और रूसो ने भी प्राकृतिक अधिकारों की संज्ञा दी थी। जिससे विशेष जो महत्वपूर्ण विद्वान जुड़ा हुआ है वो जॉन लॉक है। जॉन लॉक ने स्पष्ट रूप में कह दिया कि भाई बच्चे को, व्यक्ति को जन्म के साथ 3 अधिकार मिल जाते हैं, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। यस, जबकि कानूनी अधिकारों के सिद्धांत ये कह रहा है कि बिना राज्य के अधिकार रक्षित हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनको मान्यता कौन देगा? राज्य देगा। और राज्य किनको मान्यता देता है, किन अधिकारों को मान्यता देता है? जिनको कि समाज स्वीकार करता है। तो बिना राज्य और समाज के अधिकार हो ही नहीं सकते, ये सिद्धांत कहता है, इसलिए विपरीत है ये। तो नोट कीजिएगा, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से विपरीत है ये कानूनी अधिकारों के सिद्धांत। आप एग्जाम पूछा जा सकता है, ये आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि भाई प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से ठीक विपरीत कौन सा सिद्धांत है? तो कौन सा है? कानूनी अधिकारों के सिद्धांत। क्यों भाई? प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत कह रहा है कि बिना राज्य और समाज के, मतलब राज्य और समाज का निर्माण नहीं हुआ है, उससे पहले भी जो है अधिकार मौजूद थे। इन्होंने कहा था, क्या कहा था कि भी व्यक्ति को, बच्चे को जन्म के साथ ये अधिकार मिल जाते हैं। जैसा कि जॉन लॉक बार बार कह रहे हैं, जॉन लॉक 3 अधिकारों की बात करते हैं, प्राकृतिक अधिकारों की। कौन कौन से अधिकारों की? जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। नोट कीजिएगा, ये मतलब राज्य का निर्माण जो है नहीं हुआ है, उससे पहले भी मौजूद थे, इसलिए विपरीत है। ठीक है भाई, आप ध्यान दें। यहाँ जो कानूनी अधिकारों का सिद्धांत, इससे संबंधित महत्वपूर्ण विद्वान कौन कौन से हैं? एक तो जेरेमी बेंथम है, जेरेमी बेंथम, नोट कीजिएगा, जेरेमी बेंथम है, जो कि उपयुक्तवाद के जनक माने जाते हैं। जेरेमी बेंथम के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दी है, आप प्लेलिस्ट में देखिएगा। दूसरा विद्वान है जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन जो कि वास्तविक रूप में संप्रभुता का सिद्धांत देने वाले सबसे महत्वपूर्ण विद्वान है। कौन? जॉन ऑस्टिन और हॉलैंड। ये 3 जो है विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने वास्तविक रूप में कानूनी अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन किया है। किस किसने? बेंथम, जॉन ऑस्टिन और हॉलैंड। ठीक है, मतलब संप्रभुता का सिद्धांत जो देने वाले हैं जॉन ऑस्टिन। नोट कीजिएगा, संप्रभुता का जो सिद्धांत दिया है वास्तविक रूप में वो जॉन ऑस्टिन ने दिया है। जेरेमी बेंथम उपयुक्तवाद के जनक है, और हॉलैंड भी जो है कानूनी अधिकारों के सिद्धांत की समर्थक है। मैंने यहाँ लिखा है आदि, और भी विद्वान बहुत हैं। ये 3 महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, जेरेमी बेंथम, जॉन ऑस्टिन और हॉलैंड। ठीक है भाई, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। कानूनी सिद्धांत की मुख्य लक्षण कौन से हैं? मतलब जो अधिकारों का कानूनी सिद्धांत है उसके मुख्य लक्षण क्या हैं? इसमें लक्षण कैसे बनेंगे? ऐसे बनेंगे कि भाई कानूनी अधिकारों के सिद्धांत ये कहता है कि बिना राज्य और बिना समाज के अधिकार हो ही नहीं सकते। केवल अधिकार वो ही होते हैं जिनको राज्य के द्वारा स्वीकार किया जाता है, राज्य के द्वारा मान्यता दी जाती है। जब तक अधिकारों को राज्य स्वीकार नहीं करेगा तब तक वो अधिकार नहीं कहलाएंगे। कौन कह रहा है ये? अधिकारों का कानूनी सिद्धांत। ठीक है भाई। अच्छा, आप देखो मुख्य लक्षण में ये सारी बात आ जाएंगी, मैं चारों बिंदु के आधार पर प्रत्येक बात क्लियर करूंगा। पहला लक्षण क्या बनता है? अधिकार राज्य की देन है। अब देखो ध्यान देखिए क्या कह रहा है ये कानूनी अधिकारों का सिद्धांत कि भाई अधिकार राज्य की देन है। देखो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत ठीक इसके विपरीत है। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत तो क्या कहता है कि भी जो अधिकार है वो राज्य की देन नहीं है, बल्कि यह तो जन्म के साथ ही व्यक्ति को मिल जाते हैं। जैसा कि जॉन लॉक ने कहा है, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार बच्चे को जन्म के साथ मिल जाता है। ठीक है भाई। लेकिन ये सिद्धांत क्या कह रहा है? कानूनी अधिकारों का सिद्धांत क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अधिकार राज्य की देन है, मतलब बिना राज्य के अधिकार रक्षित नहीं हो सकते। बिना राज्य की मान्यता के
अधिकार नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसलिए सिद्धांत क्या कर रहा है कि अधिकार राज्य की देन है, राज्य समाज की देन है, जबकि प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत कहता है कि अधिकार राज्य की देन नहीं है, बल्कि यह तो जन्म के साथ व्यक्ति को मिल जाते हैं। कौन कहता है? प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत। इसलिए तो इसके विपरीत है। दूसरा लक्षण देखें इसका क्या है, कानूनी अधिकारों के सिद्धांत का दूसरा। नोट कीजिएगा, यहाँ ये 4 बातें मैंने नोट की हैं, एग्जाम में किसी भी प्रश्न पूछा जा सकता है, गलती नहीं होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। दूसरा लक्षण क्या है भाई? अधिकारों को राज्य वापस ले सकता है। या समझे, अधिकारों को राज्य वापस ले सकता है। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत जो है, जैसा कि जॉन लॉक है, हॉब्स और रूसो इससे जुड़े हुए विद्वान हैं, थॉमस पेन भी हैं इससे जुड़े हुए, ब्लैक स्टोन भी हैं इससे जुड़े हुए, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से जुड़े हुए विद्वान हैं। तो वास्तव में प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत तो क्या कह रहा है कि भाई जो अधिकार होते हैं वो राज्य से पहले अस्तित्व में आ गए थे, राज्य का निर्माण होता है उससे पहले अस्तित्व में थे, और जो प्राकृतिक अधिकार हैं वो बच्चे को जन्म के साथ मिल जाते हैं, व्यक्ति को जन्म के साथ मिल जाते हैं। जैसे जो हम लोग कहते हैं जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ये जन्म के साथ मिल जाते हैं। अब भाई जब जन्म के साथ मिल जाते हैं तो डेफिनेटली राज्य इनको जो है समाप्त नहीं कर सकता है, इन अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि जन्म के साथ मिल गए हैं ये। लेकिन कानूनी अधिकारों का सिद्धांत क्या कह रहा है कि अधिकारों को राज्य वापस ले सकता है। यस, क्योंकि अधिकार वही हैं जिनको कि राज्य कानून के माध्यम से स्वीकार करता है, कानून के माध्यम से देता है। तो यदि ये बात है तो फिर अधिकारों को राज्य वापस भी ले सकता है। हाँ, आप स्वयं देख सकते हैं आधुनिक विश्व के अंतर्गत लोकतांत्रिक सरकारें हैं, और लोकतांत्रिक सरकारें हैं तो उसके अंतर्गत जो है दलीय व्यवस्था होती है, पार्टी सिस्टम होता है, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम होता है। पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम होता है तो डेफिनेटली जो है यहाँ दलों में परिवर्तन होगा। भाई कभी किसी दल की सरकार बनेगी, कभी किसी दल की सरकार बनेगी, जिसको बहुमत प्राप्त होता है उसकी सरकार बनेगी। तो फिर क्या होता है, बहुमत प्राप्त जो दल होता है वह वास्तविक रूप में अपने घोषणा पत्र के आधार पर जो है अधिकारों में भी परिवर्तन कर देता है। ठीक है भाई, तो मतलब अधिकारों को राज्य वापस ले सकता है, जबकि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के अंतर्गत अधिकारों को राज्य वापस नहीं ले सकता है, क्योंकि जन्म के साथ मिल जाते हैं। तीसरा लक्षण क्या है? यश, कानूनी अधिकारों को न्यायालय स्वीकार करता है। अब ध्यान देंगे भाई, वास्तविक रूप में राज्य जिन अधिकारों को मान्यता देता है, जिन अधिकारों को राज्य कानून के माध्यम से स्वीकार करता है, मान्यता देता है, न्यायालय केवल उन्हीं को स्वीकार करेगा, बाकी अन्य अधिकारों को न्यायालय स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है भाई, तो तीसरा क्या होगा? कानूनी अधिकारों को न्यायालय स्वीकार करता है, मतलब राज्य कानून के माध्यम से जिन अधिकारों को मान्यता देता है या स्वीकार करता है, न्यायालय केवल उन्हीं को जो है स्वीकार करेगा, केवल उन्हीं की रक्षा करेगा, बाकी अन्य किसी से न्यायालय का कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है भाई, और चौथा लक्षण क्या है इसका? राज्य इन अधिकारों की रक्षा करता है। यस, राज्य कानून के माध्यम से व्यक्ति को जो अधिकार देता है, यदि उन अधिकारों का कहीं भी उल्लंघन हो रहा है तो डेफिनेटली इन अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था भी राज्य के द्वारा की जाती है। जैसे किसी न किसी रूप में कुछ अपवादों को छोड़ करके सभी देशों में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायालय की व्यवस्था आज आधुनिक समय में की जाती है। यस, की जाती है। किस लिए की जाती है? कि भाई वास्तविक रूप में जो है न्यायालय अधिकारों की रक्षा करे। तो वास्तव में कानूनी अधिकारों का सिद्धांत का चौथा लक्षण क्या है? राज्य इन अधिकारों की रक्षा करता है, मतलब राज्य कानून के माध्यम से व्यक्ति को जो अधिकार देता है, उन अधिकारों का यदि उल्लंघन किया जाता है, सरकार के द्वारा उनका उल्लंघन किया जाता है, कोई ऐसी नीति बनाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में उन अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था भी की जाती है। ठीक है, तो ये कानूनी अधिकारों के सिद्धांत के जो महत्वपूर्ण लक्षण है वो हो गए। इन 4 बिंदुओं के आधार पर आप इनकी सब बातें स्पष्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद में कानूनी अधिकारों के सिद्धांत की हम आलोचना लेते हैं कि डेफिनेटली ये सत्य है कि सिद्धांत चाहे दुनिया में कोई भी क्यों ना हो, चाहे वह अधिकारों से संबंधित सिद्धांत हो, स्वतंत्रता, समानता, या फिर किसी विचारक ने कोई सिद्धांत दिया हो, तो कोई भी सिद्धांत सर्वगुण संपन्न नहीं होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, सभी व्यक्ति में अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं, सभी व्यक्ति स्वभाव से स्वार्थी भी होते हैं, परमार्थी भी होते हैं। यस, इसी ही प्रकार से वास्तव में सभी सिद्धांतों में अच्छाइयाँ भी होती हैं और बुराइयाँ भी होती हैं। तो यह बात कानूनी अधिकारों के सिद्धांत पर भी लागू होगी, ध्यान दें। अब इसकी आलोचना करते हैं, क्या क्या कमियां हैं इसमें। नंबर 1, राज्य ही केवल अधिकारों का स्रोत नहीं। अब ध्यान देंगे भाई, कानूनी अधिकारों का सिद्धांत ये कहता है
कि राज्य कानून के माध्यम से जिन अधिकारों को स्वीकार करता है केवल वो ही अधिकार है, बाकी और अधिकार नहीं होंगे। तो इससे ये बात स्पष्ट हो रही है कि भाई कानूनी अधिकारों का सिद्धांत ये कह रहा है कि अधिकारों का स्रोत केवल केवल राज्य है, कानून है। लेकिन आलोचक कहेंगे नहीं, गलत बात है भाई, अधिकारों के स्रोत नैतिकता भी होता है, जैसे मैंने यहाँ नोट भी किया है, परंपराएं भी होते हैं और जनमत भी होते हैं। केवल देखा जाए तो राज्य को ही अधिकारों का स्रोत नहीं माना जा सकता, इसके और भी स्रोत होते हैं, जैसा कि मैंने नोट किया, परंपराएं, जनमत और नैतिकता, यह भी वास्तविक रूप में अधिकारों के स्रोत होते हैं। भाई जनमत के अनुरूप शासन को चलना पड़ेगा, परंपराओं के अनुरूप शासन को चलना पड़ेगा, नैतिकता के अनुरूप शासन को चलना पड़ेगा। क्या मुझे बताइएगा कोई सरकार व्यक्तियों को हत्या करने और चोरी करने का अधिकार दे सकती है? नहीं दे सकती है। ठीक है, तो ये जनमत होगा, अब इसका जो है स्रोत होगा कि जनमत का विरोध किया ही नहीं जा सकता, नैतिकता का विरोध किया नहीं जा सकता, परंपरा का विरोध किया ही नहीं जा सकता है? तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि राज्य ही केवल अधिकारों का स्रोत नहीं है, अधिकारों के स्रोत परंपराएं भी होती हैं, जनमत भी होता है, नैतिकता भी होता है, डेफिनेटली होता है। तो इसमें आप ध्यान देंगे, एक विद्वान है विल्डे विल्डे कह रहे हैं कि राज्य हमारे अधिकारों का निर्माण नहीं करता। क्या करे विल्डे? राज्य हमारे अधिकारों का निर्माण नहीं करता। भाई कानूनी अधिकारों के सिद्धांत तो यही कह रहा है कि अधिकारों का निर्माण राज्य करता है कानून के माध्यम से। अधिकारों का जो कानूनी सिद्धांत तो ये बात कह रहा है कि भाई राज्य के द्वारा जिन कानूनों को मान्यता दी जाती है वही अधिकार है, इसका मतलब अधिकारों का निर्माण राज्य के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन यहाँ विल्डे क्या कह रहे हैं कि राज्य हमारे अधिकारों का निर्माण नहीं करता, वह उन्हें केवल मान्यता देता है तथा उनकी रक्षा करता है। यस, तो इससे ये बात स्पष्ट हो रही है, विल्डे ने जो कहा है कि भाई अधिकारों का स्रोत केवल राज्य नहीं होता है, बल्कि और भी स्रोत होते हैं। कौन कौन स्रोत होते हैं मैंने इसलिए यहाँ नोट किया, परंपराएं, जनमत और नैतिकता भी वास्तविक रूप में देखा जाए तो अधिकारों के स्रोत हैं, आलोचकों का कहना है। दूसरी आलोचना नोट कीजिएगा, समाज की मान्यता भी आवश्यक है। आप ध्यान देंगे, समाज की मान्यता भी आवश्यक है। भाई कानूनी अधिकारों का सिद्धांत ये कह रहा है कि अधिकार केवल वही हैं जिन्हें राज्य कानून के माध्यम से स्वीकार करता है। लेकिन राज्य किन अधिकारों को स्वीकार करता है, किनको मान्यता देता है? डेफिनेटली जिनको कि वास्तव में समाज भी स्वीकार करता हो। अगर समाज उन्हें स्वीकार नहीं करेगा तो राज्य भी उनको मान्यता नहीं दे सकता, राज्य उनको कानून का रूप नहीं दे सकता। क्यों? मैंने इसलिए कहा है जनमत, बिना जनमत की सहमति के राज्य कोई भी कानून नहीं बना सकता, विशेषकर लोकतंत्रीय शासन प्रणाली के अंतर्गत। आज भी आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में। ठीक है भाई, अब जैसे यहाँ समाज की मान्यता भी आवश्यक है, आलोचना की जा रही है, कैसे? भाई मुझे बताओ, क्या कोई सरकार किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों को हत्या करने और चोरी करने का अधिकार दे सकती है? नहीं दे सकती, क्योंकि समाज इसको मान्यता ही नहीं देगा। अगर राज्य सरकार ये कानून बनाना चाहे कि भाई हत्या करने और चोरी करने के बारे में आप स्वतंत्र हैं, ये अधिकार दे दिया जाए व्यक्तियों को, तो क्या दिया जा सकता है? और दिया भी जाए, प्रयास भी करके देख ली, तो समाज इसको मान्यता नहीं देगा, है ना। इसलिए मैंने बिंदु बनाया, समाज की मान्यता भी आवश्यक है। मतलब आलोचकों का कहना है कि केवल राज्य की मान्यता ही पर्याप्त नहीं है, केवल कानून बनाने से ही अधिकार रक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि समाज के द्वारा भी उन्हें स्वीकार किया जाना चाहिए। अगर समाज की मान्यताओं के विपरीत राज्य के द्वारा कानून बनाकर किसी अधिकार को मान्यता दी जाती है तो समाज उसे स्वीकार नहीं कर सकता। जैसे क्या हत्या करना और चोरी करना ये व्यक्तियों को अधिकार दिया जा सकता है? हरगिज नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि नैतिकता के विरुद्ध है। ठीक है, इसके बाद में आप ध्यान देंगे, यहाँ रीति रिवाज, धर्मों, नैतिक नियमों के विरुद्ध कोई अधिकार व्यक्तियों को नहीं दिया जा सकता। और यहाँ मूल बात यह है, रीति रिवाज, ये समाज के रीति रिवाज जो होते हैं, समाज के रीति रिवाज हैं, विभिन्न धर्म, नैतिक नियमों के विरुद्ध कोई अधिकार व्यक्तियों को नहीं दिया जा सकता। इसका मतलब समाज की मान्यता भी आवश्यक है। बिना समाज की मान्यता के राज्य अधिकारों को स्वीकार, मान्यता या उनको कानून के माध्यम से स्वीकार नहीं कर सकता है, जब तक कि समाज की मान्यता उसे नहीं मिल जाती है। ठीक है भाई, ये दूसरी आलोचना होगी। तीसरी आलोचना देखेंगे अब हम, यह सिद्धांत राज्य को निरंकुश बनाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, यह सिद्धांत राज्य को निरंकुश बनाता है। कौन सा?
कानूनी अधिकारों आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है। अधिकारों का कौन सा सिद्धांत राज्य को निरंकुश बनाता है, तो आपका जवाब होगा कानूनी अधिकारों का सिद्धांत। क्यों यह सिद्धांत राज्य को निरंकुश बनाता है? क्यों बनाता है? क्योंकि यहाँ सभी अधिकार राज्य को दे दिए गए हैं। भाई कानूनी अधिकारों का सिद्धांत स्पष्ट रूप में कह रहा है कि अधिकार केवल वही होंगे, कौन होंगे, जिन अधिकारों को राज्य मान्यता देता है या राज्य कानून के माध्यम से जिनको स्वीकार करता है, केवल वही अधिकार हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ राज्य ही सब कुछ बन जाता है। अब यहाँ राज्य सब कुछ बन जाता है तो इसका मतलब ये हो गया कि राज्य डेफिनेटली तानाशाह जैसा व्यवहार करेगा, क्योंकि सब कुछ राज्य को ही माना गया है। इसलिए आलोचकों का कहना है कि कानूनी अधिकारों का सिद्धांत राज्य को निरंकुश बनाता है, क्योंकि सब कुछ राज्य को माना गया है कि भाई अधिकार केवल वही है जिनको कि राज्य स्वीकार करता है, या कानून के माध्यम से राज्य जिनको मान्यता देता है केवल वही अधिकार है, बाकी अधिकार नहीं होंगे। तो डेफिनेटली राज्य निरंकुश बनेगा। कैसे? जैसे यहाँ तो मैंने विचारधाराओं के नाम लिखे हैं, बहुलवादी और व्यक्तिवादी। देखो बहुलवादियों ने इसी आधार पर ये कहा है कि भाई समाज संघात्मक है। संघात्मक है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो सत्ता है वो सत्ता बटी हुई है, सत्ता विभाजित है। समाज में जितने भी समुदाय होते हैं उन सभी समुदायों के अंतर्गत जो है शक्ति और सत्ता विभाजित होती है, केवल राज्य ही सब कुछ नहीं है। बहुलवादियों का कहना है कि अन्य समुदायों की तरह राज्य भी एक समुदाय है, इसलिए सब कुछ राज्य नहीं है, बहुलवादी कह रहे हैं। क्लियर? व्यक्तिवादी क्या करें? व्यक्तिवादी भी ये बात कह रहे हैं, क्या करें कि भाई वास्तविक रूप में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर ये बल देते हैं। कौन? व्यक्तिवादी। और स्वतंत्रता पर बल देते हैं तो इनका कहना ये है कि राज्य को कम से कम व्यक्तियों के कार्यों में हस्तक्षेप करना चाहिए, मतलब व्यक्तियों के कार्यों में राज्य को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर भी जो है राज्य को सीमित अधिकार दिए जा रहे हैं और बहुलवादी भी राज्य को सीमित अधिकार दे रहे हैं, जबकि कानूनी अधिकारों का सिद्धांत कह रहा है कि क्या कह रहा है? कानूनी अधिकारों का सिद्धांत कह रहा है, क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि वास्तव में राज्य के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं या राज्य के द्वारा जिन अधिकारों को मान्यता दी जाती है या राज्य के द्वारा कानून बनाकर जिन अधिकारों को मान्यता दी जाती है, केवल वही अधिकार है, बस सब कुछ राज्य को मान लिया इस सिद्धांत ने। लेकिन बहुलवादी और व्यक्तिवादी सब कुछ राज्य को नहीं मानते हैं। नोट कीजिएगा, व्यक्तिवादी और बहुलवादी सब कुछ राज्य को नहीं मानते। बहुलवादी कहते हैं कि राज्य वास्तविक रूप में अन्य समुदायों की तरह एक समुदाय है, बहुलवादी कह रहे हैं। व्यक्तिवादी डेफिनेटली हस्तक्षेप के सिद्धांत की बात करते हैं कि भी राज्य को कम से कम व्यक्तियों के कार्य में हस्तक्षेप करना चाहिए, मतलब व्यक्तियों को जो कार्य दिए जा रहे हैं, व्यक्तियों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, उन कार्यों में राज्य कम से कम हस्तक्षेप करे। ठीक है, राज्य को वास्तविक रूप में कम से कम शासन करना चाहिए, ये व्यक्तिवादी कह रहे हैं। तो यहाँ डेफिनेटली बहुलवादी और व्यक्तिवादी विचारधारा के अंतर्गत राज्य निरंकुश नहीं हो सकता है। ठीक है भाई। चौथा जो इसकी आलोचना है, अधिकार विकासशील होते हैं। ध्यान दें, आप अधिकार विकासशील होते हैं। अब ध्यान देंगे, वास्तव में आलोचकों का कहना है कि भाई कानूनी अधिकारों का सिद्धांत तो ये कहता है कि अधिकार केवल वही होते हैं जिन्हें कि वास्तव में राज्य के द्वारा मान्यता दी जाती है। लेकिन डेफिनेटली यदि हम कहें तो समय और परिस्थिति के हिसाब से जो है अधिकारों में परिवर्तन होता रहता है। कैसे? जैसा कि लॉस्की, हैरल्ड जोसेफ लॉस्की, जिनकी एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीतिक व्याकरण, लॉस्की कह रहे हैं कि उनके रूप में समय और स्थान के साथ परिवर्तन होता है। किनके? उनके मीन्स अधिकारों के। लॉस्की कह रहे हैं कि अधिकार मतलब यहाँ मैंने लिखा उनके, जबकि यहाँ अधिकार भी लिख सकते हैं, उनके रूप में समय और स्थान के साथ परिवर्तन होता है, मतलब अधिकार के जो रूप होते हैं उनमें समय और स्थान के हिसाब से परिवर्तन होता है। जबकि यहाँ कहा जा रहा है कि राज्य कानून के माध्यम से जिन अधिकारों को स्वीकार करता है, मान्यता देता है, केवल वही अधिकार है। लेकिन वास्तव में अधिकार तो समय और परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तित होते रहते हैं, इसलिए अधिकार विकासशील होते हैं। कैसे? वास्तव में जो अधिकार हैं उन अधिकारों का विकास होता है, केवल निर्माण नहीं। आप नोट करेंगे
क्या आलोचकों का कहना है, क्या कहना है कि अधिकारों का विकास होता है धीरे धीरे, केवल निर्माण नहीं। फिर से बोल रहा हूं, आलोचकों का कहना है कि भाई अधिकारों का केवल निर्माण नहीं होता है बल्कि उनका धीरे धीरे विकास होता है। इसके विभिन्न स्रोत होते हैं जैसे परंपराएं, जनमत और नैतिकता है। तो वास्तव में आलोचक यहाँ एक बात कहना चाह रहे हैं कि भाई जो कानूनी अधिकारों का सिद्धांत है वह तो केवल ये कहता है क्या कि अधिकारों का निर्माण होता है। क्यों? उनका कहना है, इनका कानूनी अधिकारों का जो सिद्धांत है, इससे संबंधित जो विद्वान हैं इनका कहना है कि अधिकार केवल वही होते हैं जिन्हें राज्य के द्वारा स्वीकार किया जाता है कानून के माध्यम से। तो डेफिनेटली इनका कहना यह है कि भी अधिकारों का निर्माण होता है। लेकिन आलोचक कह रहे कि नहीं भाई, अधिकारों का निर्माण ही नहीं होता है केवल राज्य के द्वारा, बल्कि इनका धीरे धीरे विकास होता है, जैसे परंपराओं के माध्यम से है, नैतिकता के माध्यम से, जनमत के माध्यम से। ठीक है भाई। इसके बाद में अब चलें आगे बढ़ते हैं। अंतिम पांचवी जो इसकी आलोचना है, नोट करें, अधिकार सुरक्षित नहीं रहते। अब ध्यान देंगे, क्या अधिकार सुरक्षित नहीं रहते, मतलब जो ये कानूनी अधिकारों का सिद्धांत है उसकी पांचवी जो कमी बताई जा रही है, नोट करें, अधिकार सुरक्षित नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि वास्तव में यहाँ राज्य के कानून द्वारा प्रदान, ध्यान दें, मतलब ये सिद्धांत केवल एक बात स्वीकार करता है, नोट करें ये क्या, कि राज्य के कानून द्वारा प्रदान, मतलब यहाँ केवल अधिकार उन्हीं को माना जाता है जिनको कि राज्य के कानून के द्वारा स्वीकार किया जाता है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा राज्य के कानून द्वारा प्रदान, मतलब राज्य के द्वारा जो कानून बना करके अधिकार दिए जाते हैं, स्वीकार किए जाते हैं, जिनको मान्यता दी जाती है, केवल वो अधिकार है, बस केवल वो अधिकार है। तो फिर इससे क्या होगा, फिर लिखें, तो फिर राज्य समाप्त भी कर सकता है। भाई केवल राज्य के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं या राज्य के कानून के द्वारा व्यक्तियों को जो अधिकार दिए जा रहे हैं, यदि केवल राज्य ही ऐसा करता है तो फिर जब चाहे तब राज्य उनको समाप्त भी कर सकता है। फिर मैंने लिखा यहाँ, तो फिर राज्य समाप्त भी कर सकता है। यस, समाप्त कर सकता है, क्योंकि स्रोत केवल एक ही मान रहा है। ये कानूनी अधिकारों के सिद्धांत अधिकारों का केवल एक स्रोत मानता है। किसको मानता है? राज्य को मानता है। और सब कुछ राज्य है तो राज्य जब चाहे तब उनको समाप्त भी कर सकता है। लेकिन वास्तव में इस बात में सच्चाई नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि यदि देखा जाए तो अधिकारों के स्रोत और भी हैं। मैं बार बार कह रही हूँ बात, परंपराएं हैं, नैतिकता है और जनमत है। अब इसमें अधिकार सुरक्षित किस लिए नहीं रह पाते हैं? अगली बात कि बहुमत की कृपा दृष्टि के पात्र होते हैं। यहाँ कैसे? देखो भाई, आधुनिक विश्व में जहाँ कहीं भी लोकतंत्रीय सरकारें होती हैं वहाँ राजनीतिक दल व्यवस्था होती है, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम होता है। वही द्विदलीय व्यवस्था है या बहुदलीय व्यवस्था है। एक दलीय व्यवस्था में तो सब कुछ दल होता ही होता है। तो अब मान लो द्विदलीय व्यवस्था है जैसा कि ब्रिटेन में और अमेरिका में है। अब मान लो वहाँ पर पार्टी सिस्टम है तो कभी किसी दल की सरकार आती है, कभी किसी दल की सरकार आती है। जिसको वास्तविक रूप में स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है, उसकी सरकार बन जाती है। तो वास्तव में जैसे ही यहाँ बहुमत के आधार पर सरकारें बदलती हैं तो डेफिनेटली वह राजनीतिक दल अपने अनुरूप अधिकारों में परिवर्तन करता है। मतलब जिस दल को बहुमत मिला है उसकी जो सरकार होती है ना, वो अपने अनुरूप अधिकारों में परिवर्तन भी कर देती है और केवल उन्हीं अधिकारों को स्वीकार किया जाएगा फिर जिनको सरकार के द्वारा मान्यता दी जाएगी। इसलिए मैंने लिखा है बहुमत की कृपा दृष्टि के पात्र। मतलब यहाँ आलोचकों का कहना है कि भाई जो कानूनी अधिकारों का सिद्धांत है वो केवल ये कहता है कि अधिकार केवल वही होते हैं जिनको राज्य मान्यता देता है, राज्य स्वीकार करता है, बाकी अधिकार की श्रेणी में नहीं आते हैं। परंतु यहाँ सरकारें बदलती रहेंगी, सरकारें बदलती रहेंगी तो डेफिनेटली जो अधिकार है वो बहुमत की कृपा दृष्टि के पात्र होंगे। यदि किसी अधिकार को समाप्त करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा हूँ मैं? यदि किसी अधिकार को समाप्त करना चाहे तो कर सकते हैं, इसलिए बहुमत की कृपा दृष्टि के पात्र बन जाते हैं अधिकार। ठीक है भाई, तो ये 5 इसकी जो है कमियां होंगी कानूनी अधिकारों का जो सिद्धांत है इसकी। अब आपसे एग्जाम में किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जाए ये 5 बिंदु ठीक से समझिएगा, सारी बातें इसमें आ जाती हैं, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं बनता है। अंत में हमने जी भर के इसकी आलोचना कर ली है, लेकिन कोई भी सिद्धांत हो
मैंने पहले कह दिया है, उसमें अच्छाई भी होती है तो बुराई भी होती है। अब हमने बुराई तो कर ली, लेकिन भाई इसका महत्व भी है, इसका कुछ महत्व भी है। यह सिद्धांत बिल्कुल निरर्थक नहीं है, इसका कुछ औचित्य भी है, कुछ महत्व भी है। मैंने फिर यहाँ तीसरी बात ली है क्या, भाई नंबर 1 इसकी बात तो क्या होगी, इसकी पृष्ठभूमि तैयार होगी जिसके अंतर्गत लक्षण इत्यादि आ गई। दूसरी बात इसकी आलोचना होगी और तीसरी बात इसका महत्व होगा, अर्थात कानूनी अधिकारों के सिद्धांत का क्या कोई महत्व है। जी हाँ, इसका महत्व भी है। मैंने ये बातें यहाँ नोट कर दी हैं। जैसे राज्य की मान्यता के बिना महत्व नहीं, अर्थात ये बात सत्य है कि जब तक अधिकारों को राज्य की मान्यता नहीं मिलती है तब तक उनका कोई महत्व नहीं होता है। हाँ जी, क्या कह रहा हूँ मैं भाई, आज भी आप देखें, जब तक अधिकारों को राज्य की मान्यता नहीं मिल जाती है, राज्य के द्वारा स्वीकार नहीं कर लिया जाता है, राज्य के द्वारा कानून बनाकर उनको स्वीकार नहीं कर लिया जाता है, तब तक वास्तव में अधिकारों का कोई महत्व ही नहीं हो सकता, कोई महत्व नहीं हो सकता। इसलिए कानूनी अधिकारों के सिद्धांत का महत्व है, क्योंकि ये यही तो बात कहता है, क्या कहता है कि वास्तव में राज्य के द्वारा जिन अधिकारों को मान्यता दी जाती है केवल वही अधिकार होते हैं, बाकी अधिकार नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप नोट करेंगे राज्य की मान्यता के बिना महत्व नहीं, ये इसका महत्व है इस सिद्धांत का कि भाई अधिकारों को जब तक राज्य की मान्यता नहीं मिलेगी तब तक उन अधिकारों का कोई महत्व नहीं है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगली बात, अन्य स्रोतों के साथ यह मुख्य स्रोत, अब ध्यान दें, तथा रक्षक। देखो ध्यान दें, अन्य स्रोतों के साथ ये मुख्य स्रोत तथा रक्षक, क्या मतलब हुआ भाई, ये बात सत्य है कि अधिकारों का यह मुख्य स्रोत है कौन, राज्य, जिसको कि कानूनी अधिकारों के सिद्धांत स्वीकार करता है। भाई कानूनी अधिकारों के सिद्धांत खुल करके कह रहा है कि राज्य के द्वारा जिन अधिकारों को मान्यता दी जाती है या राज्य के द्वारा कानून बनाकर जिन अधिकारों को लोगों को प्रदान किया जाता है केवल वही अधिकार है, बाकी अधिकार नहीं है। ये बात सत्य है कि राज्य अधिकारों का मुख्य स्रोत है और ये सिद्धांत इस बात को मानता है कि भी अधिकारों का स्रोत केवल राज्य है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ मैंने लिखा है कि अन्य स्रोतों के साथ यह मुख्य स्रोत तथा रक्षक है, अर्थात अधिकारों के स्रोत और भी हैं, जैसे कि मैंने यहाँ नोट भी कर दिया, परंपराएं, जनमत, नैतिकता, लेकिन वास्तव में इनके साथ साथ मुख्य स्रोत तो राज्य ही है। और यह सिद्धांत यही बात कहता है कि अधिकारों का मुख्य स्रोत राज्य ही है, अर्थात राज्य जब तक अधिकारों को स्वीकार नहीं करता है या जब तक राज्य कानून के माध्यम से लोगों को अधिकार प्रदान नहीं कर देता है तब तक उन अधिकारों को मान्यता नहीं दी जाती है। इसलिए यह इस सिद्धांत का महत्व है कि यह अधिकारों का जो मुख्य स्रोत राज्य को मानता है, इसमें सत्यता है। अब एक विद्वान की व्याख्यान से लेंगे हम, बोसांख्य कह रहे हैं इस महत्व के बारे में। बोसांख्य नोट कीजिएगा, क्या लिखा मैं, बोसांख्य क्या कह रहे हैं कि अधिकार के कानूनी तथा नैतिक दोनों पहलू होते हैं। अब देखें आप, अधिकार के कानूनी तथा नैतिक दोनों पहलू होते हैं। आप देखो, जब अधिकार के कानूनी और नैतिक दोनों पहलू होते हैं तो कानूनी अधिकारों का सिद्धांत किसकी बात करता है, कानूनी पहलू की बात करता है। भाई इसका कहना ये है कि राज्य के द्वारा कानून बनाकर लोगों को जो अधिकार दिए जाते हैं केवल वही अधिकार हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसको कानूनी रूप देने की बात कर रहे हैं कौन, कानूनी अधिकारों का सिद्धांत। भाई सीधी सी बात है, ये सिद्धांत ये कह रहा है कि कानून केवल जो अधिकार होते हैं, क्या जो अधिकार होते हैं वो वास्तव में राज्य के द्वारा कानून बनाकर के लोगों को प्रदान किए जाते हैं, कानून बनाकर लोगों को प्रदान किए जाते हैं। तो इसका मतलब ये सिद्धांत ये कहता है कि जब तक अधिकारों को कानूनी मान्यता नहीं मिल जाती है या जब तक अधिकारों को राज्य के द्वारा स्वीकार नहीं कर लिया जाता है तब तक उन अधिकारों की कोई सार्थकता नहीं है, उनको कोई मान्यता नहीं दी जाएगी। तो ये जो कानूनी अधिकारों का सिद्धांत है वो कानूनी पहलू की बात करता है, लेकिन बोसांख्य क्या करें कि अधिकार के कानूनी तथा नैतिक दोनों पहलू होते हैं। इसलिए इसका महत्व है कि इनमें से जो एक कानूनी अधिकारों का सिद्धांत है ये कानूनी पहलू की बात कर रहा है कि भाई राज्य के द्वारा कानून बनाकर जो अधिकार व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं केवल वही अधिकार है, बाकी अधिकारों की श्रेणी में नहीं आएंगे। तो यह भी इसका महत्व है कि भाई वास्तव में यदि हम देखें कि अधिकार का
जो पहलू लिया जाता है, दो पहलू बनते हैं विशेषकर कानूनी और नैतिक। तो ये सिद्धांत कानूनी पहलू की बात करता है, ठीक है, ये इसका महत्व है। अर्थात ये बात सत्य है, जब तक अधिकारों को राज्य के द्वारा मान्यता नहीं दी जाएगी तब तक हम कह सकते हैं कि उन अधिकारों का कोई महत्व नहीं है, उन अधिकारों की कोई सार्थकता नहीं है, उन अधिकारों की रक्षा भी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यह भी इसका महत्व है। तो ये वाक्यांश नोट करेंगे। बोसांग की क्या करें, फिर दोहरा रहा हूँ, अधिकार के कानूनी तथा नैतिक दोनों पहलू होते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, अधिकार के कानूनी तथा नैतिक दोनों पहलू होते। कौन करे, बोसांग। क्या एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि अधिकार के कानूनी तथा नैतिक दोनों पहलू होते हैं, यह बात निम्न में से किस विद्वान ने कही है, तो किसने कही है, बोसांग ने। क्लियर, ये हो गया आपका अधिकारों का दूसरा सिद्धांत, कानूनी अधिकारों का सिद्धांत। क्लियर। अब इससे संबंधित 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत और हैं, इनको भी मैं क्रमबद्ध रूप में समझाऊंगा। ये स्टूडेंट्स, मुझे पूरा विश्वास है आप कानूनी अधिकारों का सिद्धांत ठीक से समझ गए होंगे। यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।